हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या चले माय डियर डॉक्टर्स। आज वो समय आ चुका है जब हम अकार्बनिक रसायन जो नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है उसका हम फाइनल टच रिवीजन प्रारंभ करने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों अभी तक आपने अपनी थ्योरी को, अपने क्वेश्चन बैंक को काफी अच्छे से सोल्व किया होगा। अब एग्जाम जैसे जैसे पास में आता जा रहा है तो हमें आवश्यकता है कि हम वापस सभी चैप्टर का एक फास्ट टच रिवीजन वहां पर स्टार्ट कर दें या फाइनल टच रिवीजन वापस स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो बच्चों आज के सेशन में हम प्रारंभ करने वाले हैं यहाँ पर अकार्बनिक रसायन के जितने भी चैप्टर होंगे उनका 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इसमें हमें बच्चों क्या बेनिफिट होने वाला है, हमें यहाँ पर उस चैप्टर से संबंधित सभी टॉपिक हम वहां पर हम टच करेंगे और देखते हैं कि वहां पर हम किस प्रकार से प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और हमें यहाँ पर काफी सारी हेल्प मिलने वाली है नीट को फाइट करने के लिए। तो तैयार हो जाइए डॉक्टर बनने के लिए। ठीक है, तो बच्चों हम स्वागत करते हैं सबसे पहले हमारे चैप्टर आवर्त सारणी का, जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। बच्चों जैसे आपको पता है कि हम जितने भी तत्व हैं, लगभग 118 तत्व हमारे पास में वर्तमान में, हम इनको एक सारणी में व्यवस्थित करते हैं ताकि इनका जो अध्ययन है, इनके जो रासायनिक गुण हैं या भौतिक गुण हैं, उनका अध्ययन हमारे लिए काफी आसान हो जाए। तो बच्चों हमारा सबसे पहला चैप्टर है यहाँ पर आवर्त सारणी, जो नीट के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको डॉक्टर बनाने में काफी आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों सबसे पहले कि जैसे ही चैप्टर प्रारंभ होता है तो हमें वहां पर मुकाबला करना होता है इसके इतिहास का। ठीक है, इतिहास में बच्चों काफी सारे साइंटिस्ट आए समय समय पर, उन्होंने तत्वों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत करने की पूरी कोशिश करी थी। ठीक है बच्चों, तो हम बात करें कि यहाँ पर इसमें से किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रश्न नंबर 1 देखा यहाँ पर कि तत्वों को क्रमबद्ध रखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। तो भाई सारणी बन चुकी है, सारणी में ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसको हमने देखा कि हाँ भाई इस साइंटिस्ट ने पूरा प्रॉपर वे में यहाँ पर इसने क्या प्रयास किया है, क्या इसने क्रमबद्ध रख दिया है और इस सारणी को हम यहाँ पर आगे फॉलो भी कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं मेंडेलीफ ने, न्यूलैंड ने, लोथरमेयर ने या डोबेनियन ने। तो बच्चों आपका आंसर क्या आएगा बच्चों हमारा आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा हमें कौन सा, यहाँ पर हमें प्राप्त होता है मेंडेलीफ ने। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हमें मेंडेलीफ प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं हिस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज हम ले लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम बच्चों बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले लेवोशियर एक साइंटिस्ट है, सबसे पहले इन्होंने मुकाबले किया तत्वों को वर्गीकृत करने का। बच्चों इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला कि भाई तत्व 2 प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। कैसे इन्होंने बताया, इन्होंने बोला कि भाई जो धातु होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और धनायन का वो निर्माण कर देते हैं। तो इसको क्या बोला हमने यहाँ पर, इसको हमने बोल दिया धातु, बोल दिया हमने यहाँ पर। बच्चों अधातु क्या हुआ, अधातु इनका जस्ट उल्टा बोल सकते हैं हम यहाँ पर कि जैसे Cl एक धातु है यहाँ पर, ये तत्व है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और आसानी से ये एक एनायन का ऋणायन का निर्माण कर लेता है। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो धातु कहलाते हैं और जो ग्रहण करते हैं वो अधातु कहलाते हैं। ऐसा लेवोशियर ने सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत किया 2 भागों में। ओके बच्चों, इसके बाद में हम नंबर लेते हैं डोबेनियर का त्रिक नियम। डोबेनियर नेक्स्ट नंबर का साइंटिस्ट थे, इन्होंने कोशिश किया कि मैं कुछ तत्वों का एक समूह बनाता हूं। इन्होंने क्या किया बच्चों, 3 तत्वों के समूह बनाए और उसको बोला उन्होंने क्या, यहाँ पे बोला उन्होंने इसको त्रिक नाम दिया। ठीक है बच्चों, उन्होंने ये कहा कि आपको 3 तत्व लेने हैं, जैसे कि हमने नोट किया X, Y और Z। ये फर्स्ट नंबर का था, ये सेकंड नंबर है और ये थर्ड नंबर का यहाँ पर तत्व लिया। तो उन्होंने क्या कहा बच्चों यहाँ पर कि यदि आप यहाँ पर X और Z के एटॉमिक मास को लेते हैं, इन्हें परमाणु भार को हम लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा ये एटॉमिक भार हो चुका है, ये भी एटॉमिक भार है, दोनों के भार को हम जोड़ देंगे और औसत निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा क्या, वहां पर वाई तत्व का हमें परमाणु भार प्राप्त हो जाएगा। और इसका मीनिंग क्या हुआ कि तीनों तत्वों की प्रॉपर्टी लगभग वहां पर हमें बराबर दिखाई देगी। यदि ऐसा नहीं होता है, फर्स्ट तत्व को आपने और थर्ड तत्व के आपने वहां पर परमाणु भार को जोड़ा और वो सेकंड के बराबर नहीं आया, तो तीनों तत्व प्रॉपर्टी में क्या होंगे बच्चों, वहां पर गुणधर्म में वो डिफरेंट प्रकार के आपको दिखाई देंगे। जिसे हम बच्चों बात करें यहाँ पर ट्रिक की बात करते हैं, जिसे हमारे पास में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। या हम इसको एक काम कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जो डोमिनियर का जो त्रिक था वो मात्र वर्ग में ही काम करता है, वो आवर्त में काम नहीं करता है। तो हमने वर्ग के रूप में इसको व्यवस्थित किया, लिथियम,
सोडियम और ये पोटेशियम। ओके बच्चों, यहाँ पर जो लिथियम है उसका जो भार मुझे प्राप्त हुआ, परमाणु भार इसका होता है कितना, यहाँ पर 7 मुझे प्राप्त होता है। यहाँ पर जो पोटेशियम है उसका मुझे भार प्राप्त हुआ 39। यदि मैं यहाँ पर 7 + 39 करता हूँ और इसका औसत निकालता हूँ तो मुझे मिलता है 23, और ये बराबर होगा किसके बच्चों, यहाँ पर सोडियम के परमाणु भार पर। तो हमने देखा कि यहाँ पर यदि मैं पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार को जोड़ता हूं तो मुझे वहां पर द्वितीयक नंबर के तत्व का परमाणु भार आसानी से प्राप्त होता है। और ये था बच्चों डोबिनिए का त्रिक नियम, वहां पर हमें दिया गया था। आपको ध्यान रखना है कि यह जो नियम है, त्रिक नियम है, ये वर्ग के तत्वों पर ही लागू होता है। इसको आपको आवर्त में कभी भी अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा हमें याद रखना बच्चों कि यदि इन तत्वों के बीच का अंतर, यदि आपको इनका भार याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनका क्रमांक नोट करें। यदि मैं क्रमांक की बात करूं तो लिथियम का क्रमांक होता है 3, इनका क्रमांक होता है 11, इसका क्रमांक होता है 19। तो आप एक काम और कर सकते हैं, 3 और 11 के बीच में 8 तत्व का अंतर आया, यहां भी हमने देखा 8 तत्व का अंतर आया। यदि पहले दूसरे और दूसरे तीसरे तत्वों के मध्य में यदि समान अंतर आता है तो वो त्रिक बनेंगे हमेशा। यदि आपको भार याद नहीं है तो आप ये टेक्नोलॉजी या ट्रिक काम में ले सकते हैं त्रिक के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर डोबिनी ने इस प्रकार से हमें आवर्त सारणी को थोड़ा विकास करने में हमारी हेल्प करी। बच्चों नेक्स्ट में आते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम काफी पुराना है, 1865 का है। और बच्चों ये हमसे बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कि जैसे त्रिक में हमने वहां पर लिए थे 3 तत्व, इन्होंने क्या किया, न्यूलैंड ने 8 तत्वों का समूह बनाया और ये कहा कि जो 8वें तत्व के जो गुणधर्म होंगे वो पहले तत्व से समानता प्रदर्शित करेंगे। इन्हें 8वां और फर्स्ट नंबर का जो तत्व होगा उनमें कुछ न कुछ रिलेशन है या कोई न कोई संबंध आपको वहां पर दिखाई देगा। जैसे एग्जांपल हम बात करें तो जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पर लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये तो हमने वर्ग में नोट किया। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर नोट करना है आवर्त के अनुसार। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ध्यान दीजिएगा उनके जमाने में अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए आप नियोन को प्रदर्शित नहीं करेंगे। नेक्स्ट में पाते हैं सोडियम, यहाँ पाएगा बच्चों मैग्नीशियम, यहाँ पर आते हैं हम एल्यूमिनियम, यहाँ पाते हैं सिलिकॉन, यहाँ पाते हैं हम कौन सा फॉस्फोरस और एसेट्रा आदि। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये पहला तत्व है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और ये 8th। तो फर्स्ट और 8th तत्व के गुणों में हमें समानता दिखाई देगी। लिथियम के गुण सोडियम से मिलते जुलते आपको दिखाई देंगे। ओके, वैसे वैसे हम बोल सकते हैं कि यदि हमने फर्स्ट माना है बेरिलियम को तो 8वें नंबर का तत्व कौन सा होगा बच्चों, यहाँ पर मैग्नीशियम होगा। बेरिलियम और मैग्नीशियम वहां पर गुणों में समानता प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार से न्यूलैंड ने 8 तत्वों तक बता दिया हमें कि 8 तत्वों का समूह बना सकते हो और इस प्रकार से वहां पर समानता को आप देख सकते हो। तो बच्चों ये ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। जैसे हमारे पास में अक्रिय गैस की खोज हुई, जब ये अक्रिय गैस यहाँ पर हमने उपस्थित करी तो पता लगा कि पहला तत्व लिथियम है और 8वां तत्व कौन सा बना, नियोन बन चुका था। और लिथियम नियोन के गुणों में दिन रात का अंतर हमें दिखाई देता है। अतः जैसे अक्रिय गैस की खोज होती है बच्चों तो ये नियम वहां पर फेल हो जाता है। ओके बच्चों नेक्स्ट में पाते हैं लोथर मेयर। ये कुछ अलग प्रकार के साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा कि मैं तत्वों का समूह नहीं बनाऊंगा, मैं तत्वों को वहां पर क्या करूंगा, एक वक्र के रूप में या ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना चाहूंगा। ओके, तो उन्होंने क्या किया बच्चों, वहां पर तत्वों के परमाणु भार और परमाणु के आयतन के बीच में उन्होंने एक वक्र खींचा। ठीक है, मान के चलते ये 2 अक्ष अपने पास में यहाँ पर इस प्रकार से नेक्स्ट बना दिए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया बच्चों, यहाँ पर उन्होंने वक्र को खींचा। वक्र उनको किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, आपने पढ़ा है कि वक्र में इस प्रकार से यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें वक्र इस प्रकार से प्राप्त हुए और इनके वक्र की जो विशेषता थी वो नंबर देखिए, सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व क्षार धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जितने भी थे फर्स्ट वर्ग के जो धातु थे वो कहां पर हमें दिखाई दिए, इनके शीर्ष में मुझे दिखाई दिए। नहीं, यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम आपको ऐसे यहाँ पर धातु दिखाई दिए। जो बच्चों कम विद्युत धनी थे, जिनकी विद्युतता का मान कम होता है, जिसे आप हम बात करें सेकेंड वर्ग की धातुएं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आदि, ये सब कहते हैं बच्चों, ये अवरोही स्थान पे हमें दिखाई दिए।
दो स्थान होते हैं बच्चों, आरोही और अवरोही। तो अवरोही स्थान पे कौन मिलेंगे हमें? यहाँ पर थोड़े कम विद्युत धनी तत्व प्राप्त होते हैं। बच्चों नेक्स्ट में हम बात करें यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर उपधातुओं की। जो बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम वगैरह है, ये हमें कहाँ मिले? ये हमें इसके तल में प्राप्त होते हैं, नहीं आपको यहाँ प्राप्त होंगे। कौन से? उपधातु। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपको आरोही स्थान पे प्राप्त हुए। आरोही मतलब क्या हुआ बच्चों? ये नीचे हुए घटते हुए क्रम में प्राप्त होने लगे। नेक्स्ट बच्चों, समान गुण वाले तत्व वक्र पर समान स्थान ग्रहण करते हैं। तो बच्चों ये वक्र की विशेषता थी, हमने विशेषता में बता दिया है कि ऊपर आपको क्या प्रदर्शित करने बच्चों, वहां पर आपको प्रदर्शित करने वहां पर जिनकी विद्युत ऋणता का मान कम है। नेक्स्ट हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे ये वक्र का नीचे गिरता हुआ भाग है। यहाँ पाते हैं कौन से? यहाँ पाते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कौन सा आएंगे बच्चों? नेक्स्ट कैल्शियम आदि। वक्र में ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर ब्रोमीन, इस टाइप के तत्व हमें मिले। उपधातु को हमने पेंदे में स्थान दिया है, तल में स्थान दिया है। डी ब्लॉक के तत्व को हमने यहाँ पर पेंदे में स्थान दिया। तो जो हमने देखा कि यहाँ पर समान गुण वाले एक समान स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो वक्र से हमें काफी कुछ सीखने को मिला, लेकिन बच्चों यहाँ पर हम सभी तत्वों को यहाँ पर व्यवस्थित नहीं कर पाए। जैसे हमारे पास में ए ब्लॉक के तत्व की खोज होती है, लेंथेनॉइड और रेक्टिनॉइड की, तो ये रूल भी वहां पर फेल हो जाता है। बच्चों हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में पर मेंडेलीव की आवर्त सारणी। बच्चों मेंडेलीव एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार क्या किया बच्चों? इन्होंने पहली बार ज्ञात तत्वों को उनके समान गुणों के आधार पर पहली बार वर्गीकृत किया, और यही हमारे प्रश्न का आंसर था। हमसे पूछा गया था कि ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने तत्वों को पहली बार वर्गीकृत करने की कोशिश करी या वह सक्सेस हुए? तो आंसर था हमारा मेंडेलीव। बच्चों इनकी जो सारणी थी उसमें इन्होंने 63 एलिमेंट यानी तत्वों को शामिल किया। 63 तत्वों से इन्होंने प्रारंभ किया अपनी सारणी को बनाना। और बच्चों इन्होंने कहा कि यहाँ पर इन्होंने अपना एक नियम दिया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाते हैं तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात हमें वहां पर गुणों में समानता वहां पर दिखाई देती है। बच्चों यहाँ पे इनके जो टेबल थी, जो आवर्त सारणी थी, उसके हमें कुछ गुण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पहली बात तो ये परमाणु भार पर आधारित थी, परमाणु क्रमांक पर नहीं थी। इस प्रश्न का ध्यान दीजिएगा, किस पर आधारित है? ये परमाणु भार पर आधारित है। दूसरी बात हम बात करें बच्चों, यहाँ पर जो बाएं से दाएं जो क्षैतिज पंक्तियां थी उनको हमने बोला है क्या? आवर्तन को बोला हमने आवर्त कहा है। नेक्स्ट जो ऊपर से नीचे जो पंक्तियां थी उनको हमने नाम दिया बच्चों, वहां पर वर्ग, उनको हमने नाम दिया है। बच्चों इनकी सारणी में आवर्त कितने थे? 7 थे। वर्ग कितने थे? वहां पर 8 वर्ग थे। इन्हें 8 वर्ग में बच्चों क्या हुआ? 8 वर्ग में पहले से लेकर 7वें वर्ग तक इन्होंने हर वर्ग को 2 उपवर्ग में बांट दिया था। उपवर्ग ए, उपवर्ग बी, उपवर्ग ए, उपवर्ग बी, इस टाइप से बांटा। लेकिन 8वें वर्ग को उन्होंने भूलकर भी किसी भी उपवर्ग में नहीं बांटा, क्योंकि वहां पर जो तत्व थे उनके गुणों में काफी सारी समानता इनको दिखाई दी। तो बच्चों इस प्रकार से मेंडेलीव ने क्या किया? मेंडेलीव ने परमाणु भार के आधार पर सबसे पहले सारणी का वहां पर विकास किया। नेक्स्ट में बातें हैं, थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आई। कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी मेंडेलीव के सारणी के अंदर कि भाई ये परमाणु भार पर आधारित है, तो वह समस्थानिक होते हैं तत्वों के। एक ही तत्व के कई सारे समस्थानिक होते हैं, तो वो भार के अनुसार होते हैं। क्या हम उन सब समस्थानिक को आवर्त सारणी में क्या बार बार रखेंगे? कई बार बच्चों ऐसा हुआ कि कुछ तत्व के समूह ऐसे थे जहां पर परमाणु भार कम हो रहा है फिर भी वो बाद में आ रहा है, जबकि क्या होना चाहिए था? जिसका भार ज्यादा है वो बाद में आएगा, जिसका भार कम है वो पहले आता है। जबकि कई बार इनका क्रम में परिवर्तन भी हमें दिखाई दिया। जो हाइड्रोजन तत्व था बच्चों, वो मेंडेलीव के सारणी में एक पोजीशन प्राप्त नहीं कर सका, स्थिति प्राप्त नहीं कर सका। तो ऐसे काफी सारी वहां पर दोष लगे किसकी? सारणी को, मेंडेलीव के सारणी को। इसलिए हमने वहां पर प्रारंभ किया आधुनिक आवर्त सारणी। बच्चों ये दिया था किसने? मोजले द्वारा दिया गया था। बच्चों इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ना कि परमाणु भार के। तो बच्चों हमें पता लगा कि मेंडेलीव की सारणी में जो परमाणु भार के क्रम में जमाए गए थे, यदि वो परमाणु क्रमांक के क्रम में उनको जमा था तो उसकी टेबल वहां पर एकदम परफेक्ट और करेक्ट मानी जाती। उसको हम अभी भी पढ़ते होते, ठीक है। लेकिन वहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उसने भार की जगह पर उसको क्रमांक लेना चाहिए था, मेंडेलीव को नहीं लिया तो कोई बात नहीं। मोजले ने क्या किया? मोजले ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उसके अनुसार बताया
कि सारणी के अंदर परमाणु क्रमांक के रूप में हम क्या करेंगे, तत्वों को व्यवस्थित करेंगे। ओके, और ऐसा करने पर हमें वहां पर एक परफेक्ट सारणी दिखाई देगी। बच्चों यदि हम बात करें सारणी के बारे में, तो दीर्घ रूप मोजले ने बनाया सारणी, उसने हमें एक नियम दे दिया कि भाई तत्वों को आप भार के रूप में ना जमाएं, आप प्लीज उनको क्रमांक के रूप में व्यवस्थित करें। कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया बच्चों, कुछ साइंटिस्ट ने उस सारणी को थोड़ा एक दीर्घ रूप प्रदान कर दिया, जो अभी हमें बुक में देखने को मिलती है, जिसको हमने याद किया हुआ है। ओके बच्चों, हम बात करें कि ये बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर यह सारणी दी गई थी और परमाणु क्रमांक के रूप में यहाँ पर तत्वों को हमने जमा दिया था। ओके बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया, क्रमांक रूप में हमने तत्वों को जमाया। बच्चों इस सारणी के अंदर हमारे पास में 7 आवर्त थे। कितने आवर्त थे? 7। तो हमने यहाँ बोला ये क्षैतिज पंक्तियां थी बच्चों, वहां पर उन्हें हमने बोला है आवर्त। यहाँ पर आवर्त थे फर्स्ट। बच्चों फर्स्ट आवर्त में यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, तो मैं यहाँ पर भरता हूं मात्र 1s उपकोष भरता हूं। और बच्चों यहाँ पर उपस्थित जो तत्व है वो आपको दिखाई देगा, कौन सा, यहाँ पर दिखाई देगा आपको हाइड्रोजन 1 से लेकर हीलियम 2 आपको दिखाई देते हैं। बच्चों आवर्त संख्या हम 2 की बात करें तो आवर्त संख्या 2 में हम भरेंगे यहाँ पर कौन से, 2s भरना होगा मुझे, और 2p यहाँ पर उपकोष भरना होता है। बच्चों यहाँ पर जो तत्व होते हैं आवर्त संख्या 2 के अंदर, वो प्रारंभ होते हैं लिथियम से और फिनिश होते हैं नियोन 10 पर। ओके, नेक्स्ट में हम बात करें बच्चों आवर्त संख्या 3 की। आवर्त संख्या 3 में हमें भरना होता है 3s 3p उपकोष को। बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सोडियम 11 से लेकर आर्गन 18 पर ये आवर्त फिनिश हो जाता है। इनके नंबर आपको याद रखने होंगे, क्योंकि ये नंबर आपको याद है तो आपको सारणी परफेक्टली याद है। ओके, आवर्त संख्या हम 4 की बात करें बच्चों, 4 में आपको भरना होता है 4s को, 3d को, 4p उपकोष को। और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर प्रारंभ होता है पोटेशियम 19 से, फिनिश होता है क्रिप्टन 36 पर। ये सब क्या है, अक्रिय गैस आपने नोट कर रखी है। बच्चों हम बात करें नेक्स्ट नंबर पर 5वें नंबर का आवर्त, यहाँ पर हम भरते हैं 5s। नेक्स्ट भरते हैं बच्चों यहाँ पर कौन सा, 4d और 5p उपकोष भरते हैं। और ये जो आवर्त है बच्चों प्रारंभ होता है कहां से, रुबिडियम 37 से, और एंड होता है बच्चों कहां पर, जिनोन 54 पर। ओके, नेक्स्ट नंबर का 6 नंबर का जो आवर्त है बच्चों, वहां पर हम उपकोष भरते हैं 6s। यहाँ पर हमें f ब्लॉक के तत्व दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर हम f भी भरेंगे। साथ में हम भरते हैं बच्चों 5d और साथ में हम भरते हैं 6p। बच्चों ये प्रारंभ होता है कहां से, ये प्रारंभ होता है सीजियम 55 से लेकर रेडॉन कितना बच्चों यहाँ पर, रेडॉन 86 तक ये चलता है। बच्चों लास्ट नंबर का जो आवर्त है, हम बात करें लास्ट नंबर के आवर्त की, यहाँ पर हम उपकोष भरते हैं 7s। यहाँ भी हमें f ब्लॉक के तत्व दिखाई देते हैं। नेक्स्ट भरते हैं बच्चों यहाँ पर हम 6d और यहाँ पर भरते हैं हम 7p। यहाँ पर हमने देखा कि ये जो आवर्त है ये प्रारंभ होता है फ्रांशियम, जो एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है 87, और उसका हम एंड कर देते हैं UO पर, यानी 118 नंबर के तत्व पर। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर जो दीर्घ सारणी हमने देखी वहां पर हमने आवर्त का वहां पर वर्गीकरण कर दिया है। बच्चों नेक्स्ट में हम बात करें तो यहाँ पर जो वर्ग थे वो हमारे दीर्घ आवर्त सारणी के अंदर वर्गों की संख्या में दिखाई दी बच्चों, यहाँ पर 18 दिखाई दी है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर वर्ग संख्या की हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा सारणी हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है और इस सारणी में 18 वर्ग में दिखाई देते हैं। पहले वर्ग में हम बात करते हैं बच्चों, तो पहले वर्ग में मुझे दिखाई देते हैं यहाँ पर एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। ये हमने नोट किया, कौन से ये एस ब्लॉक के तत्व होंगे, ये आपको 1 और 2 नंबर के वर्ग में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट में हम बात करें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 ज्यादा बन गए कि भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो 3 से लेकर 12 तक बच्चों आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्व आपको दिखाई देते हैं। बच्चों यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट पापा 13 नंबर, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये सारे जो वर्ग हैं यहाँ पर आते हैं कौन से, पी ब्लॉक के तत्व हमने रखे यहाँ पर। तो बच्चों इस प्रकार से हमने वर्गों का यहाँ पर वर्गीकरण कर दिया है। बच्चों यहाँ पर हम बात करें ए ब्लॉक के जो तत्व हैं, ए ब्लॉक हमने जो नीचे व्यवस्थित कर रखे हैं, जो 2 श्रेणियों में आते हैं, ये सारे ए ब्लॉक के तत्व का मिलेंगे बच्चों आपको वर्ग संख्या 3 में हमें मिलते हैं। तो ये हुआ बच्चों दीर्घ आवर्त सारणी के अंदर वर्गों का वर्गीकरण। तो इसके पर ध्यान दीजिएगा,
काफी बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं इसमें। नेक्स्ट में बात है बच्चों कि हमारी जो सारणी थी वो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होती है। यहाँ पर हमने 4 प्रकार के ब्लॉक के तत्व देखे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। बच्चों इनके आपको सामान्य विन्यास याद रखने होंगे। यदि आपको सामान्य विन्यास इनकी याद है तो आप तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी आसानी से वहां पर प्रदर्शित कर सकते हो। तो आइए देखते हैं इनका हम सामान्य विन्यास देखते हैं। नंबर 1 पे देखते हैं बच्चों कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को हमने कॉमन नाम दिया है जिसका नाम है सामान्य या फिर प्रतिनिधि तत्व। कौन सा होता है ये? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व। यदि आप उनको सामान्य प्रतिनिधि तत्व बोलते हैं तो आपको वहां पर पी ब्लॉक में वर्ग नंबर 18 के जो अक्रिय गैस है उनको प्लीज शामिल ना करें, ठीक है। हाँ, यदि आप एसपी के बोलते हैं तो आप वर्ग संख्या 18 के तत्वों को शामिल कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, यदि मैं एस ब्लॉक का यहाँ पर सामान्य विन्यास नोट करता हूं तो यहाँ पर मुझे एन एस 1 एंड 2 इसका विन्यास दिखाई देगा। एन तत्व की आवर्त संख्या होती है, ओके। ये बाह्यतम कोश का हमने विन्यास लिखा सामान्य। यदि मैं पी ब्लॉक के तत्वों का लिखता हूं विन्यास तो यहां पर होगा NS2 और पी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की क्षमता है वो 1 से लेकर 6 तक होती है। ये हो गया इनका पी का सामान्य विन्यास बाह्यतम कक्ष का, ओके। तो इनको आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट में बात है बच्चों संक्रमण तत्व, जिनको बोलते हैं हम डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है। संक्रमण तत्व बच्चों किसे बोलते हैं? जिनके डी उपकोष क्या होते हैं, हमें अर्धपूरित या मतलब वो खाली दिखाई देते हैं, मतलब पूर्ण पूरित वो दिखाई आपको नहीं देंगे। उसमें कहीं ना कहीं 1 या 2 3 4 इलेक्ट्रॉन की वहां पर आपको कमी दिखाई देगी। यदि डी इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है, तो कहलाते हैं बच्चों संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक है। जहां पर जिंक, कैडमियम, मरकरी ये कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके डी हमेशा भरे होते हैं, अतः इनको प्लीज आप संक्रमण तत्व ना बोलें, इनको आप ओनली डी ब्लॉक के तत्व ही कहेंगे, ओके। बच्चों यदि हम डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य विन्यास नोट करते हैं तो हमें पता लगता है बच्चों कि हमें यहाँ पर NS यानी बाह्यतम कोश में भरना होता है एस के इलेक्ट्रॉन। हमें यहाँ पर भर सकते हैं 1 या 2, कुछ तत्वों में 1 आते हैं, कुछ तत्वों में 2 आते हैं। नेक्स्ट पे पाते हैं डी के अंदर आंतरिक कोश होता है 1 नंबर कम, जिसका मुझे डी भरना होता है। डी में यहाँ पर हम शो कर सकते हैं 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये हुआ डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य विन्यास। नेक्स्ट पर बात है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करें ए ब्लॉक के तत्वों की। ए ब्लॉक के तत्वों को हमने 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग बच्चों यहाँ पर? एक तो होता है बच्चों कौन सा? सीरियम से लेकर लुटेशियम तक। एक होता है थोरियम से लेकर लोरेंशियम तक। नेक्स्ट जो सीरियम से लुटेशियम तक होते हैं इनको बोलते हैं हम लेंथेनोइड तत्व बोलते हैं। वो इन सब का जो सामान्य विन्यास है वो कितना होता है? इन सब का विन्यास होता है यहाँ पर N-2F। नेक्स्ट ये F है स्मॉल, N-1DNS। S में 2 होते हैं, D में कभी 0 कभी 1 और F में आपको 1 से 14 आपको भरना होगा। बच्चों यहाँ पर जो N का मान रखेंगे वो आपको रखना है कितना? 6, क्योंकि ये सभी तत्व आवर्त संख्या 6 में उपस्थित होते हैं, अतः यहाँ पर आप N का मान 6 प्रदर्शित करेंगे। बच्चों थोरियम जो 90 से लेकर 103 तक के जो तत्व होते हैं ये होते हैं एक्टिनोइड के अंदर, अतः हम बोल सकते हैं कि इनका जो विन्यास होगा सामान्य वो N-2F N-1D01NS2 सेम होता है। यहाँ पर N का मान बस चेंज होता है, ये 7वें नंबर के आवर्त में है ये सभी तत्व, अतः N यहाँ पर आप 7 रखेंगे। यहाँ 7 रखते हैं तो यहाँ 6 बन जाएगा, तो यहाँ 5 बन जाता है। तो बच्चों ये 1 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बच्चों नेक्स्ट पर हम देखते हैं एक सामान्य विन्यास पर आधारित हम एक प्रश्न को सोल्व करते हैं। संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो बच्चों हमें देखना है कि संक्रमण तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हम किस फॉर्मूले से यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। बच्चों आपने देखा कि संक्रमण तत्वों में हम हमेशा क्या करते हैं? एस में कभी 1 या कभी 2 और डी के अंदर क्या भरते हैं बच्चों? हम डी के अंदर हम या तो 1 भरेंगे और मैक्सिमम 10 भर सकते हैं। और डी हमेशा क्या होता है? डी हमेशा बाह्यतम कोश से हमेशा हमें 1 कम प्राप्त होता है। अतः बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो संक्रमण तत्व है या जो डी ब्लॉक के तत्व है उनका जो विन्यास होता है वो हमें प्राप्त होता है कौन सा? NS 1 में 1 या 2 या फिर N-1D 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो इस बच्चों इस प्रश्न का जो मुझे फाइनल आंसर प्राप्त हुआ वो प्राप्त होता है पर A प्राप्त हो जाता है, ओके। तो यहां पर हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर प्रश्न देखा। अब हमारे पास में एक नेक्स्ट नंबर का प्रश्न बच्चों आ चुका है
यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये कौन से तत्व का विन्यास प्रदर्शित किया जा रहा है। आपने यहाँ पर हमें एक हिंट भी दिया है कि यहाँ पर उपरोक्त विन्यास में यदि n-1 6 बनता है 6 बनता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन से प्रकार के तत्व का होगा। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, हमें हिंट दिया इसने कि n-1 यहाँ पर 6 बनाना है। यदि n-1 यदि 6 है तो देखिए ध्यान से NH2 यहाँ पर दिया जा रहा है n-1 D 0 से 1 और n-2 कितना है 1 से लेकर 14। ओके बच्चों, यदि ये 6 है तो ये बनेगा 6D, तो ये बनेगा अपने पास में एक नंबर बढ़ाकर 7S और एक नंबर को कम करके 5F। तो बच्चों आपने देखा कि 5F इन्हें 5F मुझे यहाँ पर फिल करना होगा, यहाँ पर भरना होगा और 5F के जो तत्व होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। कौन से बच्चों यहाँ पर वो दिखाई देते हैं हमें एक्टिनोइड के, एक्टिनोइड के। तो हमने देखा कि 5F हम कहां भरते हैं बच्चों, 5F भरते हैं एक्टिनोइड के तत्व में और इन तत्व का जो बाह्यतम कोश है वो 7S होता है, ये हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है, तो इस बच्चों इस प्रश्न का जो आंसर मुझे फाइनल प्राप्त होता है वो मुझे प्राप्त होता है यहाँ पर सी। बच्चों नेक्स्ट में हम प्रश्न देखते हैं एक और कि संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले तत्वों का समूह बताइए। तो जैसे बच्चों मैंने आपको वही थोड़ी देर पहले प्रदर्शित किया था कि जो S ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनका सामान्य विन्यास होता है या तो NS1 होगा या फिर NS2 होगा। नहीं, इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दिया, कहां पर S ब्लॉक के तत्व में आपको दिखाई दे रहा है। तो S ब्लॉक के जो समूह संख्या या वर्ग संख्या जो फर्स्ट होता है बच्चों, उनके सभी तत्वों में हमें वहां पर एक जैसा विन्यास प्राप्त होता है। अतः हम बोल सकते हैं कि S ब्लॉक के तत्व जो वर्ग संख्या 1 में रखे गए हैं उन सभी के संयोजी कोश में हमें मात्र एक इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। अतः इस प्रश्न का आंसर मुझे दिखाई दिया बच्चों, यहाँ पर डी हमें दिखाई दिया। तो इन सबके संयोजी कोश में दिखाई देंगे मुझे मात्र एक इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सभी एक ही वर्ग के हैं। अतः इस प्रश्न का जो मुझे फाइनल आंसर प्राप्त होता है वो हमें यहाँ पर डी प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों काफी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं विन्यास पर, तो आपको विन्यास पर थोड़ा फोकस करना होगा। बच्चों नेक्स्ट में बात है कि यदि मुझे किसी तत्व का आवर्त संख्या, वर्ग संख्या या ब्लॉक संख्या मुझे ज्ञात करना है तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा। ठीक है, ये भी काफी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। काफी बच्चे इसमें डाउट में रहते हैं कि सर ये पता नहीं चल रहा हमें कि कौन से वर्ग का है, कौन से आवर्त का है, कौन से ब्लॉक का है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या करना है, उस तत्व का विन्यास आपको याद होना चाहिए। या आपको बच्चों विन्यास याद है तो आप इन पॉइंट को पढ़कर उसका विन्यास या उस तत्व की जो लोकेशन है वो आप बता सकते हो कि वो कौन से वर्ग का है, आवर्त का है या ब्लॉक का है। तो देखिए अभी जो आवर्त संख्या की बात करूं मैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आप उसका विन्यास लिखिए। विन्यास लिखने के बाद जो सबसे अधिक उच्चतम आपको वहां पर नंबर दिखाई देगा, कोश का मान दिखाई देगा, वही उस तत्व का आवर्त वहां पर कहलाता है। बच्चों हम बात करें ब्लॉक की, यदि हम बच्चों बात करते हैं ब्लॉक की, तो ब्लॉक में ध्यान दीजिएगा, ब्लॉक का मीनिंग क्या होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस उपकोश में जाता है वो उसका ब्लॉक कहलाता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर वर्ग संख्या की। वर्ग संख्या मुझे कैसे पता चलेगी बच्चों यहाँ पर कि उनके संयोजी कोश के कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये मुझे देखना होगा कि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, संयोजी कोश में कितने हैं, आंतरिक कोश में कितने हैं। उनको देख के मैं पहचान सकता हूं कि वो कौन से यहाँ पर वर्ग का हो सकता है। जैसे हम बात करें बाह्यतम कोश में यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो एस ब्लॉक का है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन सा बच्चों वहां पर, वो होगा वहां पर वर्ग संख्या 2 का। ठीक है, तो ऐसे हम वहां पर हम संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन को देखकर पता कर सकते हैं कि वो तत्व कौन से वर्ग का वहां पर है। आइए बच्चों हम देखते हैं, एक प्रश्न सोल्व करते हैं। यहाँ पर एक तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिनोन 4f7 5d1 6s2 है, इसे हम कहां रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि ये हमने बात करी यहाँ पर जिनोन है, यहाँ पर विन्यास दिया जा रहा है 4f7, मुझे यहाँ पर 4 भी फिल करना है, 5d1 और 6s2। ओके, जिनों का नंबर होता है कितना 54। तो ध्यान से देखिएगा सबसे ज्यादा कोश का मान हमें दिखा 6, यानी ये आवर्त संख्या कौन सा है बच्चों, ये आवर्त संख्या यहाँ पर दिखा दिया मुझे 6 का। बच्चों लास्ट इलेक्ट्रॉन, यदि मैं बात करूं लास्ट इलेक्ट्रॉन हमें मिलता है कहां पर, एफ में, तो ये हो गया एफ उपकोश, तो ये उपकोश है एफ, तो ये हो गया इसका ब्लॉक हो चुका है। तो हम बोल सकते हैं कि ये अभी एफ इनकम्प्लीट है, इन्हें हमें एफ को भरना था, अभी ये एफ ब्लॉक में हम चल रहे हैं। अतः लास्ट इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एफ में हमें दिखाई देता है।
अतः हम बोल सकते हैं कि ए ब्लॉक का तत्व है। बच्चों ध्यान से देखिएगा कि ये ए ब्लॉक का तत्व है और हमने बोला है कि जितने भी ए ब्लॉक के तत्व होते हैं उनका जो वर्ग संख्या है, ए ब्लॉक का जो वर्ग संख्या है वो कौन सा होता है, 3 वर्ग संख्या इनके होते हैं, चाहे वो एक्टिनोड हो चाहे वो लेंथेनाइड हो। तो बच्चों हमने आंसर फाइनल कर लिया है कि यहां पर हमें प्राप्त हो चुका है ये ए ब्लॉक का तत्व है और ये वर्ग संख्या 3 में या मेंडलीफ के अनुसार 3rd बी में रखा गया है। तो इस प्रश्न का बच्चों में फाइनल आंसर प्राप्त होता है सी। तो काफी अच्छे प्रश्न थे बच्चों, तो आप यहाँ पर ध्यान से रिवाइज करते रहें। हम हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को यहाँ पर टच करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट में बात है बच्चों घनत्व। घनत्व से भी देखा गया बच्चों कि भौतिक गुण है, फिर भी काफी बार एग्जाम में देखा जा रहा है कि प्रश्न पूछे जा रहे हैं घनत्व से भी, इससे हमने घनत्व को भी यहाँ पर हमारे रिवीजन में ऐड कर दिया है। बच्चों हम घनत्व की बात करें तो घनत्व होता है डेंसिटी। बच्चों आपने पढ़ा है कि जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो द्रव्यमान के समानुपाती होती है और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग में परमाणु का आयतन परमाणु भार के साथ साथ बढ़ता है। हम बात करें वर्ग की, ऊपर से नीचे आना। ओके, तो वहां पर क्या होता है बच्चों, वहां पर आयतन भी बढ़ता है और वहां पर भार भी बढ़ता है। लेकिन परमाणु भार में वृद्धि परमाणु आयतन की तुलना में क्या होती है बच्चों, वहां पर हमें अधिक होती है, इससे वर्ग में घनत्व बढ़ता है। हम बोल सकते हैं कि ऊपर से नीचे आते हैं किसी भी वर्ग में तो वहां पर भार में ज्यादा वृद्धि होती है आयतन की तुलना में। ठीक है, अतः वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु भार हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अतः हम बोल सकते हैं कि वहां पर घनत्व भी क्या होगा बच्चों, हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बच्चों हम नेक्स्ट में बात करें, आवर्त में घनत्व पहले बढ़ता है। आवर्त की हम बात करते हैं, आवर्त में हम चलेंगे एस ब्लॉक से। तो ध्यान दीजिएगा कि एस ब्लॉक में क्या हो यहाँ पर कि एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, इनको हम सॉफ्ट धातु भी बोलते हैं। बीच में आते हैं बच्चों कौन से, डी ब्लॉक के तत्व आते हैं। डी ब्लॉक के जो तत्व है काफी ठोस हमें दिखाई देते हैं और पी ब्लॉक के अंदर हमें अधिकांशतः गैसें दिखाई देती है, जैसे O2 है, N2 है, F2 है, Cl2 है, सारी अक्रिय गैसें सब कहां पर है, पी ब्लॉक में। नहीं, यहाँ पर गैसें दूर दूर मिलेगी आपको, परमाणु जो गैस के परमाणु होते हैं वो दूर दूर प्राप्त होंगे। अतः हम बोल सकते हैं कि किसी भी में आवर्त में जाता हूं तो पहले घनत्व क्या होता है, बढ़ रहा है, और घनत्व बढ़ने के बाद बीच में क्या होता है, फिर वापस कम होने लग जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि आवर्त में पहले घनत्व बढ़ेगा, फिर डी ब्लॉक के बाद में क्या होता है, धीरे धीरे वहां पर पी ब्लॉक में वो कम होने लग जाता है। बच्चों यहाँ पर एक अपवाद है, अपवाद के बारे में हम बात करें, यदि मैं इनको जमा देता हूं किसको, कि सोडियम और मैग्नीशियम की हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सोडियम और यहाँ पर हमने नोट किया पोटेशियम। अभी हमने बोला है कि ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में क्या होता है, घनत्व बढ़ना चाहिए, तो घनत्व ऐसा आना चाहिए, लेकिन ये रोंग माना जाता है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, ऐसा इसलिए हुआ कि पोटेशियम की मैं बात करता हूं तो पोटेशियम में यहाँ पर 3D रिक्त कक्षक दिखाई देंगे आपको। 3D क्या है, यहाँ पर रिक्त कक्षक है। बच्चों यदि अचानक रिक्त कक्षक आ जाते हैं किसी तत्व के पास में तो वो आयतन को बढ़ा देते हैं, और यदि रिक्त कक्षक आ गए, आयतन बढ़ गया, तो आयतन बढ़ने से क्या हो गया, वहां पर जो घनत्व वर्ग में बढ़ने वाला था वो अचानक क्या हो गया बच्चों, वहां पर कम हो चुका है। अतः हमने बोला कि सोडियम का जो घनत्व है वो ज्यादा है पोटेशियम की तुलना में, ये अपवाद है। और सेम ऐसा जो अपवाद है वो मुझे मैग्नीशियम और कैल्शियम में भी प्राप्त होता है, क्योंकि इनमें अचानक डी रिक्त कक्षक हमें दिखाई देता है। डी रिक्त कक्षक दिखाई देगा तो आयतन को वो बढ़ाता है, आयतन को बढ़ाएगा तो घनत्व का मान वहां पर क्या करेगा बच्चों, वो कम कर देता है। किसका घनत्व अधिकतम है बच्चों, यहाँ पर हम बात करते हैं कि किसका घनत्व अधिकतम होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा बच्चों कि यदि मैं किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाता हूं तो पहले घनत्व क्या होता है, डी ब्लॉक तक बढ़ने लगता है, डी ब्लॉक के बाद में वो कम होने लगता है पी ब्लॉक के अंदर। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर ये एस ब्लॉक का है, ये भी एस ब्लॉक है, ये भी एस ब्लॉक है, ये बच्चों दिखाई दे रहा मुझे यहाँ पर डी ब्लॉक। तो हमने बोला है कि एस ब्लॉक से डी ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो वहां पर घनत्व का मान बढ़ने लगता है। अतः इस प्रश्न का बच्चों आंसर होगा पर 2 हमें प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो आवर्त सारणी है उसका जो दीर्घ रूप है उसका विन्यास, वहां पर आवर्त और वर्ग का जो वर्गीकरण था उसका हमने अध्ययन किया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला आता बच्चों स्लेटर का नियम। बच्चों स्लेटर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि किसी भी परमाणु के अंदर बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आंतरिक कोश से क्या करते हैं बच्चों, रिपल्शन, यानी वहां पर वो प्रतिकर्षण महसूस करते हैं। उस प्रतिकर्षण को मैंने एक स्थिरांक से प्रदर्शित किया, इसको बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। इसको क्या बोलते हैं हम, परिरक्षण प्रभाव।
तो हमने क्या बोला परिभाषा में कि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन जब बाह्यतम कक्ष के किसी एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बच्चों, प्रतिकर्षित करेंगे, तो उसे बोलते हैं हम सिग्मा कहते हैं। ठीक है, और बच्चों यदि उस इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण होगा तो नाभिक का आकर्षण बल उस पर क्या होगा बच्चों, पूर्ण रूप से पहुंच नहीं पाएगा, और पहुंच नहीं पाएगा तो क्या होगा, वहां पर मुझे मिलेगा थोड़ा बहुत बचा कुचा नाभिक का आकर्षण बल, जिसे मैं वहां पर जेड इफेक्ट के नाम से जानता हूं। इसको बोलते हैं बच्चों प्रभावी नाभ के आवेश। ठीक है, तो सेटन ने बताया कि नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं उन प्रोटॉन में से आप वहां पर क्या करेंगे, वहां पर आप परिक्षण प्रभाव को जितना रिपल्शन लग रहा है, जितना प्रतिकर्षण लग रहा है, उस नंबर को वहां पर कम कर देंगे तो उस इलेक्ट्रॉन पर हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, नाभिक का कुल आकर्षण बल या शेष आकर्षण बल हमें प्राप्त हो जाता है, जिसे बोलते हैं हम जेड इफेक्ट कहते हैं। बच्चों हमें स्लेटर ने यह भी बताया कि किसी भी आवर्त में यदि मैं बाएं से दाएं जाता हूं तो जेड इफेक्ट का मान वहां पर सामान्यतया बढ़ता है, जिसकी वैल्यू 0.65 से ये बढ़ता रहता है रेगुलर। और यदि मैं किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आता हूं तो जेड इफेक्ट यहाँ पर क्या होता है, वर्ग में जेड इफेक्ट का मान यहाँ पर सामान्यतः नियत रहता है, या इसको बोलते हैं कांस्टेंट रहता है। ठीक है, लेकिन बच्चों ये जो स्लेटर का नियम था ये सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों पर ही लागू हुआ, ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्वों पर ये थोड़ा फेल हो जाता है। ओके, तो बच्चों ये था अपने पास में स्लेटर का नियम और उसकी इक्वेशन। आइए हम देखते हैं इससे संबंधित एक प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं। बच्चों कहा जा रहा है कि परिरक्षण प्रभाव किसमें नहीं देखा जाता है। इसका मीनिंग हुआ कि ऐसे तत्व या ऐसा आयन जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो प्रतिकर्षण करने वाला। ठीक है, पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए, वो भी न्यूक्लियस का या नाभिक का होना चाहिए। तो यदि किसी भी परमाणु में या आयन में एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो अपने पास वाले को प्रतिकर्षित करता हो, वहां पर क्या होगा, पूर्ण रूप से जेड इफेक्ट होगा, कहीं भी परिरक्षण प्रभाव हमें दिखाई नहीं देगा। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पर हमें दिखाई दिया मात्र एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहां भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो आपने देखा कि इन आयनों में, इन परमाणुओं में हमें मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है जो नाभिक के चारों चक्कर लगाता रहता है, और उसको प्रतिकर्षित करने वाला कोई इलेक्ट्रॉन उस कोश में नहीं है, न बाह्यतम कोश में है न आंतरिक कोश में। अतः हम बोल सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का पूर्ण रूप से क्या है, पूर्ण रूप से वहां पर आकर्षण बल लगा हुआ है। यहाँ पर कहीं पर भी परिरक्षण प्रभाव हमने इस इलेक्ट्रॉन पर नहीं देखा। अतः हम बोल सकते हैं कि किसी भी आयन पर या परमाणु पर हमें यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। अतः हमारा आंसर बनता है बच्चों यहाँ पर 4 बन जाता है। नेक्स्ट में पाते हैं बच्चों, हम स्वागत करते हैं अब यहाँ पर परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक त्रिज्या की। तो बच्चों हमें पता है कि जितने भी परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, वो रासायनिक बंध बना के रहते हैं, वो कभी अकेले नहीं रहते हैं, कभी वो विलगित अवस्था में नहीं रहते हैं। तो हम बोलते हैं कि किसी भी विलगित परमाणु की परमाणु त्रिज्या ज्ञात करना थोड़ा मुश्किल है, काफी मुश्किल है। अतः हम क्या करेंगे कि जब वो रासायनिक बंध बनाता है तो हम चेक कर लेंगे कि कौन सा रासायनिक बंध बना हुआ है और उस रासायनिक बंध में त्रिज्या कौन सी है। तो हमने क्या किया बच्चों, पर किसी परमाणु त्रिज्या को हमने परिभाषित किया रासायनिक बंध के आधार पर। ठीक है, तो बच्चों जो परमाणु है वो मुख्य रूप से बना सकता है, सहसंयोजक बंध बना सकता है। यदि सहसंयोजक बंध बनाया तो उसे बोलेंगे हम बच्चों कौन सी, सहसंयोजक त्रिज्या बोलेंगे। यदि उसने बनाया है आयनिक बंध तो उसको हम आयनिक त्रिज्या बोल सकते हैं। यदि उसने धात्विक बंध बनाया है तो वो धात्विक त्रिज्या होगी। और यदि उसने वान डेर वाल्स बंध बनाया है जो काफी दुर्बल होता है, वो केवल एक आकर्षण बल होता है, तो वहां पर हमें वान डेर वाल्स त्रिज्या प्राप्त होगी। तो बच्चों यहाँ पर हम आयनिक त्रिज्या को बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ए, सी और डी पर। तो जब दो परमाणु परस्पर क्या करते हैं, साझा करते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो क्या करते हैं बच्चों, वो बनाते हैं सहसंयोजक त्रिज्या ने आर, कोवलेंट ने सहसंयोजक त्रिज्या। ये वो धात्विक त्रिज्या बनाते हैं बच्चों। धात्विक त्रिज्या का मीनिंग क्या हुआ कि दो धातुओं के मध्य बंध बनता है, लेकिन कौन सा बंध बन रहा है बच्चों, यहाँ पर धात्विक बंध बनता है। अतः यहाँ पर मिलेगी मुझे आर मेटेलिक, आर मतलब त्रिज्या मैंने धातु की। नेक्स्ट में हम बात करें, यदि परमाणु के मध्य वान डेर वाल्स आकर्षण बल है, बल का मीनिंग क्या हुआ कि हमें इलेक्ट्रॉन को वहां पर परस्पर जोड़ना नहीं है, साझा नहीं कराना है, थोड़ा सा दूर रहेंगे परमाणु यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे मिलती है आर वान डेर वाल्स त्रिज्या। तो यदि कोई भी परमाणु यदि वह सहसंयोजक त्रिज्या बनाता है तो वह मिलती मुझे सहसंयोजक त्रिज्या।
यदि उसने बनाया धात्विक बंध तो मुझे मिलेगी वहां पर धात्विक त्रिज्या, और यदि उसने बनाया बच्चों कौन सा वान डेर वाल्स बंध तो मुझे मिलेगी वहां पर वान डेर वाल्स त्रिज्या मुझे प्राप्त होती है। अतः किसी भी परमाणु के बच्चों कौन सी त्रिज्या ज्यादा होगी, तो ध्यान से देखिएगा, त्रिज्या निकालने के मुझे क्या करना होगा, दोनों नाभिक के मध्य की दूरी जिसे बोलता हूं मैं डी, बंध लंबाई के मैं आधा कर देता हूं तो मुझे उस परमाणु की त्रिज्या प्राप्त हो जाती है आसानी से। तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर तीनों ही केस में बंध लंबाई का आप आधा कर देंगे तो आपको परमाणु की त्रिज्या प्राप्त हो जाती है। अतः हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो त्रिज्या होगी परमाणु की वो मुझे थोड़ी कम दिखाई देगी, यहाँ पर थोड़ी बड़ी हुई दिखाई देगी, और यहाँ पर हमें सबसे अधिक दिखाई देती है। अतः हम बोल सकते हैं कि किसी परमाणु के बच्चों क्या होती है, वान डेर वाल्स त्रिज्या सबसे बड़ी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है, सहसंयोजित त्रिज्या होती है, क्योंकि सहसंयोजित त्रिज्या में इलेक्ट्रॉन अच्छी तरह से सांजित होते हैं, और वान डेर वाल्स जो बंध है या फोर्स है या आकर्षण बल है उसमें परमाणु प्रॉपर्ली जुड़े नहीं होते हैं, थोड़ा सा वो दूर होते हैं, उनमें एक आकर्षण बल होता है। अतः किसी भी परमाणु की वान डेर वाल्स त्रिज्या सबसे अधिक मिलती है, धात्विक त्रिज्या थोड़ी कम होती है, और सबसे कम यहाँ पर मुझे मिलती है सहसंयोजक त्रिज्या। इस पॉइंट को आप भूलेंगे नहीं, ध्यान रखेंगे, है ना। अभी आयनिक त्रिज्या हमारे बाकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमें एक प्रश्न दिया जा रहा है इस टॉपिक पर कि फ्लोरीन और नियोन, बच्चों यहाँ पर दो तत्व दिए जा रहे हैं। पहले आता है फ्लोरीन जिसका नंबर होता है 9, और नियोन यहाँ पर हमें दिया जा रहा है 10 नंबर पर। फ्लोरीन और नियोन की जो परमाणु त्रिज्या उसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो बच्चों ये डेटाबेस प्रश्न है, ऐसा नहीं करना आपको कि आपको सूत्र लगाना है, बस हमने जो अभी थोड़े पहले पढ़ा है ध्यान दीजिएगा कि परमाणु जो त्रिज्या हम निकालने जा रहे हैं, जब मैं बात करूं फ्लोरीन की तो फ्लोरीन सहसंयोजी बंध बनाता है, अतः इसके अंदर मुझे मिलती है कौन सी, सहसंयोजी त्रिज्या मुझे प्राप्त होती है, RC मुझे यहाँ पर प्राप्त होती है। लेकिन बच्चों जो नियोन है ये अक्रिय गैस है, ये बंध नहीं बनाता है किसी भी अन्य तत्व से, अतः इसके अंदर क्या मिलेगी मुझे, यहाँ मुझे मिलती है वान डेर वाल्स त्रिज्या। तो बच्चों अभी हमने बोला है कि वान डेर वाल्स त्रिज्या ज्यादा होती है, अतः नियोन की त्रिज्या ज्यादा होगी, फ्लोरीन की यहाँ पर त्रिज्या कम होगी, अतः पहला मान हमें मिलेगा कम, दूसरा मान मुझे ढूंढना है अधिक। ऐसा विकल्प हमें दिखाई दिया, कहां पर देखिए, पहला मान कम दूसरा मान अधिक, वो हमें दिखाई दिया विकल्प नंबर 1 के अंदर। डेटा क्या आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस चेक करना था कि पहले कम आना चाहिए, बाद में हमें अधिक मान दिखाई देना चाहिए, क्योंकि नियोन में वान डेर वाल्स त्रिज्या मिलती है, क्योंकि नियोन बंध नहीं बना सकता है, और जो बंध नहीं बनाते हैं उनमें हमें वान डेर वाल्स त्रिज्या प्राप्त होती है। ओके, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न जो बच्चों फिर से प्रश्न दिया जा रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की सहसंयोजी व वान डेर वाल्स त्रिज्या बताइए। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने अभी बोला आपको कि किसी भी तत्व की सहसंयोजी त्रिज्या, यदि उसने बनाया सहसंयोजी बंध इसको बोलेंगे RC, और किसी भी परमाणु की यदि R में वान डेर वाल्स की बात करूं, वान डेर वाल्स त्रिज्या की बात करूं, तो वान डेर वाल्स त्रिज्या हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। हमसे पहले पूछा जा रहा है कौन सा, सहसंयोजी, इसका मान होता है कम, और यदि हाइड्रोजन बनाया वान डेर वाल्स बंध तो इसका मान होगा अधिक। ऐसा विकल्प तलाश कीजिएगा वापस, पहला कम दूसरा ज्यादा, ऐसा मुझे दिखाई दिया A में, अतः इस प्रश्न का मुझे आंसर प्राप्त हुआ A, क्योंकि किसी भी परमाणु की वान डेर वाल्स त्रिज्या हमेशा बड़ी होगी अन्य त्रिज्याओं की तुलना में। तो बच्चों हमें प्राप्त हो चुका है पर A। नेक्स्ट बच्चों फिर से हमें अब हम देखते हैं बच्चों पर धन आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या बची हुई थी अपने पास में। आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। यदि मैं बात करूं धनायन की तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी परमाणु से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं, एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो उस पर आवेश आता है बच्चों कौन सा, प्लस। एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया है, तो ध्यान से देखिएगा कि यहां पर जो उदासीन परमाणु है उसका आकार उसके धनायन की तुलना में हमेशा मुझे क्या दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। धनायन की जो त्रिज्या होती है वो छोटी होती है उदासीन परमाणु की तुलना में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, रिपल्शन करने वाले, परिरक्षण करने वाले चले गए हैं, अब तो आकर्षण बल बढ़ेगा, वो आकर्षण बल बढ़ेगा तो आकार छोटा हो जाता है। ठीक है, इसका बच्चों हम उल्टी बात करें यहाँ पर ऋणायनिक त्रिज्या के अंदर तो कैसा बनता है, यहाँ पर एक परमाणु है E उदासीन है, यदि हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये अपने आकार को बढ़ा लेता है और इस पर आवेश क्या आता है बच्चों, पर ऋणायन मुझे प्राप्त होता है। यहां पर हमने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया परमाणु के अंदर, अब प्रतिकर्षण करने वाले बढ़ गए हैं, प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा, सिग्मा का मान बढ़ेगा तो नाभिक का आकर्षण बल क्या होगा बच्चों, कम होगा, अतः इलेक्ट्रॉन दूर दूर भागेंगे। अतः हम बोल सकते हैं कि उदासीन परमाणु की त्रिज्या इसके ऋणायन की तुलना में क्या होती है,
कम होती है। अतः ऋण आयन की त्रिज्या हमें ज्यादा मिलेगी और धन आयन की त्रिज्या क्या होगी बच्चों, हमें कम मिलेगी उसके उदासीन परमाणु की तुलना में। हमें ये पॉइंट यहां पर ध्यान रखना होगा। आइए हम एक प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं इसके बेस पर। बच्चों हमें यहां पर दिया जा रहा है कि एक K+ है, हमने नोट किया एक K+ आयन है, यहां पर मुझे दिया जा रहा है एक F- आयन और दोनों की जो त्रिज्या का मान है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम है और यहां पर 1.34 एंगस्ट्रॉम है। हमसे पूछा रहा है कि दोनों की परमाणुविक त्रिज्या का मान क्या होगा। यदि K की त्रिज्या K+ की त्रिज्या ये है तो बताइए K की त्रिज्या क्या होगी। यदि F- की त्रिज्या ये है तो F परमाणु की त्रिज्या क्या होगी। कुछ देर पहले हमने बोला है बच्चों कि धन आयन की त्रिज्या कम होती है उसके उदासीन परमाणु की तुलना में, ऋण आयन की त्रिज्या अधिक होती है उसके उदासीन परमाणु की तुलना में। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो पहला मान आएगा वो मुझे मान मिलेगा यहां पर अधिक। मुझे मान ढूंढना है 1.34 से अधिक मान, और यहां पर मुझे ढूंढना है इसका मान क्या होगा 1.34 से कम, इन्हें मुझे यहां पर कम मान ढूंढना है। पहला मान अधिक दूसरा मान कम, पहला मान अधिक दूसरा मान कम। देखिए कहां पर आंसर आ रहा है ऐसा, पहला मान अधिक है या नहीं है, ये भी नहीं है, यहां पर मुझे दिखाई दिया सी विकल्प के अंदर पहला मान अधिक दूसरा मान कम, ऐसा मुझे दिखाई दिया सी विकल्प के अंदर। अतः मेरे प्रश्न का जो बच्चों आंसर फाइनल हुआ है वो हो चुका है सी। ओके बच्चों, हम बात करें त्रिज्या की, हम बात कर रहे हैं तो आवर्त में यदि मैं बाएं से दाएं जाता हूं तो आवर्त के अंदर जेड इफेक्ट का मान स्लेटर के नियम के अनुसार हमेशा बढ़ता रहता है। एस ब्लॉक पी ब्लॉक में तो वहां पर यदि जेड इफेक्ट का मान बढ़ेगा, जेड इफेक्ट का मान बढ़ेगा तो वहां पर जो परमाणु का आकार है, ये जो त्रिज्या है वो हमें यहां पर कम होती हुई दिखाई देती है। तो आता देखिए यहां पर हमने एक आवर्त लिया, आवर्त संख्या 2, और हमने यहां पर तत्व को जमा दिया है। अतः मुझे दिखाई दिया कि फ्लोरीन का आकार छोटा है, लेकिन लास्ट में नियोन ने हमें धोखा दे दिया और नियोन यहां पर बड़ा हो चुका है। क्यों? क्योंकि नियोन के अंदर मिलती मुझे वान डेर वाल्स त्रिज्या। ओके बच्चों, यदि वर्ग में बात करें तो वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते हैं। जेड इफेक्ट का मान हमेशा नियत रहता है, लेकिन कोश का मान तो बढ़ता है। यदि कोश का मान बढ़ेगा तो ये वर्ग के तत्व है, तो यहाँ पर कोश का मान बढ़ेगा तो आकार या त्रिज्या का मान भी क्या होगा बच्चों यहाँ पर बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर ये कॉमन रूल हो चुका है कि वर्ग में नीचे आते हैं तो त्रिज्या बढ़ती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो सामान्यतया त्रिज्या का मान क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हमें कम प्राप्त होगा क्योंकि जेड इफेक्ट सामान्यतः बढ़ता जाता है। आइए एक प्रश्न को हम सोल्व कर लेते हैं। किस परमाणु का अधिकतम आकार होगा, किस परमाणु का अधिकतम आकार होगा, जल्दी से सोल्व कीजिए इसको। तो बच्चों यहां पर हमने देखा कि ये जितने भी तत्व दे रखे हैं मेरे पर 1 2 3 4 ये सभी वर्ग संख्या 2 के हैं, और वर्ग संख्या 2 में हम बात करें वर्ग संख्या 2 का कौन है बच्चों, बेरियम है। ये वर्ग संख्या 1 का है, ये वर्ग संख्या कितने का है बच्चों यहाँ पर इसको देख लेते हैं। बेरियम सीजियम, यहाँ पर नोट किया मैंने कि यहाँ पर फर्स्ट वर्ग में आते हैं तो नीचे मिलता है मुझे सीजियम। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं दूसरे वर्ग के अंदर तो यहाँ मुझे प्राप्त होता है बेरियम। नेक्स्ट में पाते हैं क्रिप्टन हमें मिलता है, आवर्त संख्या हीलियम नियोन, आर्गन क्रिप्टन ने 4 में मिलता है तो 4 में लिख दिया हमने यहाँ पर नियोन, सॉरी क्रिप्टन ने 4 में। नेक्स्ट में पाते हैं स्ट्रोंशियम, तो मुझे प्राप्त होता है कहां पर स्ट्रोंशियम, ये 2 में। ओके तो यहां पर देखा बच्चों कि यहां पर हमने ध्यान से देखा कि बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार का मान कम होता है, सीजियम बड़ा है बेरियम की तुलना में। और बच्चों कोश का मान यहाँ पे क्या है, कोश का मान की हम बात करें तो यहाँ पर कोश नंबर दिखते हैं मुझे 6 नंबर, बाकी में 4 कोश दिख रहे हैं, यहाँ भी कम कोश दिख रहे हैं। तो जहां पर कोश का मान ज्यादा होगा वहां पर आकार का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कोश का मान हमने चेक किया तो सबसे ज्यादा कोश मुझे दिखाई दिए सीजियम में और बेरियम में, और भाई मैंने सीजियम बेरियम का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया है कि बाएं से दाएं जाते हैं आकार का मान कम होता है, अतः आकार सबसे अधिक दिखाई देगा मुझे यहाँ पर सीजियम का। आंसर बच्चों 2 हमें प्राप्त हो जाता है। निम्नलिखित आयनों के समूह में कौन सा समूह सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के समूह को प्रस्तुत करता है। बच्चों एक छोटा सा टॉपिक होता है जिसका नाम है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ने ऐसी स्पीशीज, ऐसी प्रजातियां जहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें समान दिखाई देती है उन्हें बोलते हैं हम सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। जैसे एग्जांपल, जब प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, यदि हम बात करें Cl- की
तो यहाँ पर Cl माइनस के अंदर ध्यान से देखते हैं हम कौन सा एग्जाम्पल आना चाहिए आंसर। यहाँ पर स्कैंडियम दिया है, मुझे मैग्नीशियम भी दिया है, पोटेशियम भी है बच्चों, यहाँ पर कैल्शियम भी है, सल्फर है, कार्बन 3 है। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया जा रहा है, ये हो चुका आपके पास में 17 नंबर पर, 13 में से 3 के तो 10 नंबर, यहाँ पे 10 नंबर है, यहाँ पर भी 10 नंबर है। ओके, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हमने काउंट किए हैं। यदि हम बात करें बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है 21 में से 3 जाते हैं तो 18 है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमें 20 में से 2 गए तो 18 है, 11 में से 1 गया तो 10 इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दिए। बच्चों नेक्स्ट में बात हैं पोटेशियम की बात करें। यहाँ पर पोटेशियम में यहाँ पर हो सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हो सकते हैं अपने पास में कितने, यहाँ पर अपने पास में 17 18 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम में 12 थे, 10 हो चुके हैं, यहाँ पर हो चुके हैं कितने बच्चों, यहाँ पर नोट कर सकते हैं हम। स्कैंडियम में हो 21 थे, 21 में 3 गए तो 18 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर कहीं हल्की सी मिस्टेक हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर हमने नोट किया। सल्फर पर हमें दिखते हैं 16, तो यहाँ पर अपने पास में है कितने, यहाँ पर हो जाते हैं 16 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दिखाई देंगे हमें 18, यहाँ पर दिखाई देंगे 18। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा कि यहाँ पर मुझे किसी भी विकल्प के अंदर हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समान संख्या में, तो इसको हम करेक्शन कर देते हैं कि यदि मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लाने हैं समान संख्या में, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं F माइनस को। ओके, अब बताइए F माइनस यदि आता है विकल्प नंबर 4 के अंदर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे मुझे कितने, यहाँ पर दिखाई देंगे, यहाँ पर हमें दिखाई देंगे अब 10 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर F माइनस होगा। और बच्चों यदि हमने यहाँ पर F माइनस कर दिया किसी भी एक विकल्प के अंदर, तो हम बोल सकते हैं इसका आंसर 4 आना चाहिए। और बच्चों सौभाग्य से हमें 4 ही आंसर इसका प्राप्त हुआ। अतः हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसको करेक्शन करके आप वहां पर F माइनस नोट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर जितने भी आयन थे उन सब में हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या को बराबर किया, हमने आप पर आंसर हमने पता कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब हम स्वागत करते हैं हमारे नए टॉपिक का, जिसका नाम है आयनन विभव या आयनन ऊर्जा या फिर आयनन एंथैल्पी। परिभाषा आपको पता बच्चों कि किसी भी परमाणु कैसा होना चाहिए, परमाणु गैसीय अवस्था में होना चाहिए, विलगित अवस्था में होना चाहिए, और उसके बाह्यतम कोश से यदि मुझे एक इलेक्ट्रॉन को निष्कासन करना है तो उसके लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा आयन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाता है। ठीक है बच्चों।